उस संविधान को जो बहुत सोच समझ के बनाया गया और जो पंक्ति के सबसे आखिरी आदमी है उसके लिए बनाया गया, उस संविधान को आज बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। लेकिन कानून कुछ ऐसे बना दिए जाएंगे कि वो उनके ठीक बरक्स या ठीक उल्टे काम करेंगे। फ़िलिस्तीन के अगल बगल के जो राष्ट्र हैं वो भले ही खामोश हों, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे देश ने जो अधिकृत बयान जारी किया है वो फ़िलिस्तीन के साथ है। फ़िलिस्तीन की आज़ादी का, उनके खुद मुख्तारी का समर्थन किया है। दोस्ती के इस कोशिश में हमारा आज का मकसद है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की ओर ले जाने की एक लोकतांत्रिक कोशिश की जाए और लोगों को शामिल किया जाए। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ और ये लबोलुआब के तौर पे है कि कहा जाता है दिस इज़ हाउ अ सोसाइटी गोज़ डाउन द ड्रेन रियली फास्ट। फर्स्ट वी ओवरलुक wrong, evil, then we permit evil, then we legalize evil, then we promote evil, then we celebrate evil, then we persecute those that still oppose and call it evil. This is how a society goes down the drain really fast. So this is a thumb rule for all of us to understand when we are talking about a society based on fraternity, a society based on sensitized understanding of each other's exclusions, marginalizations. And when all these things are being put under the duress in the name of masculine, toxic nationalism, cultural nationalism, and what not we are seeing today, particularly in our media and in our public discourses as well. तो आज धर्मनिरपेक्षता का शब्द हमारे बीच में है। इस पर बात शुरू करने से पहले मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हम एक नए राष्ट्र ज़रूर हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के तौर पे बहुत पुरानी और निरंतर और मुस्तकिल चलने वाली एक धारा है भारत, जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जो धर्म हैं उनमें से 40% का जन्म यहीं हुआ है भारत में। और उन 40% धर्मों को, जिनको आज हम धर्म कहते हैं, वो सारे के सारे समाज सुधार आंदोलन के तौर पे सामने आए हैं, समाज को बेहतर बनाने के आंदोलन के तौर पे सामने आए हैं। चाहे हम जैनिज़्म की बात करें, बुद्धिज़्म की बात करें, सिखिज़्म की बात करें, और सनातन परंपरा के अंतर्गत भी, हिंदू परंपरा के अंतर्गत भी जो पूरा भक्ति काल है, जो 15वीं और 16वीं शताब्दी का काल है, वो हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास कितने शानदार संत और कवि आए जिनकी एक विचारधारा आगे चली। तो शंकराचार्य भी उसी का हिस्सा हैं, लेकिन उसके साथ साथ कबीर, रैदास, मीरा, दादू और विद्यासागर और दूसरे नाम हैं जो हमारे सामने हैं। इन सब लोगों की जो बाद में परंपरा और धर्म और आर्य समाज मूवमेंट को भी आप उसमें रखिए, जो कुछ भी था धर्म के ज़रिए या उस विचार के ज़रिए कि इस समाज को बेहतर बनाना है, ये परंपराएं पैदा हुई और जिन्होंने बाद में धर्म का भी रूप लिया। और इसीलिए शायद जब भारत के संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि हमें धर्म को कैसे अपनी जीवन में जगह देनी है, तो उन्होंने कहा राष्ट्र का और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र राज्य धर्म से मुक्त रहेगा और सरकारें सबके साथ एक जैसी रहेंगी। बहुत छोटी सी बात थी ये, लेकिन बहुत मायनेदार बात थी। उस वक्त जब हमने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई जीती थी तो ये लगता था ये कितना कॉमन सेंस है, कितनी नॉर्मल बात है, क्योंकि सब साथ आए थे, सब ने कुर्बानियाँ दी थी और किसी का एकाधिकार नहीं था इस स्वतंत्रता पर, इस आज़ादी पर जो हमें इतनी मेहनत और कुर्बानियों से मिली थी। तो ऐसे दौर में उस संविधान को जो बहुत सोच समझ के बनाया गया और जो पंक्ति के सबसे आखिरी आदमी है उसके लिए बनाया गया, उस संविधान को आज बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। आज वो सारी परंपराएं जो हमारे पास हमारे इतिहास से भी हैं और वो परंपराएं जो हमारे पास
कानूनी परंपराएं जो हैं, लीगल ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस जो हैं उनसे भी हैं, तो उन पर बहुत बड़ा आघात है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, सिर्फ इतना याद कीजिए, थोड़े दिन पहले एक समुदाय को चोर कहने पर सज़ा मिलती है, फिर थोड़े ही दिन बाद एक समुदाय को आतंकवादी कहने पर इनाम मिलता है। तो शो मी द मैन एंड आई शो यू द लॉ, ये वाला जो एक दौर है कि आदमी को देख करके कानून लागू होगा। और संविधान के जो आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं, वो अपनी जगह किताब में पढ़े रहें, वो ठीक है, लेकिन कानून कुछ ऐसे बना दिए जाएंगे कि वो उनके ठीक बरक्स या ठीक उल्टे काम करेंगे। तो बहुत से ऐसे कानून हैं जो लीगल प्रोविजंस हैं जो अब बनाए जा रहे हैं, जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध हैं। तो ये किसी भी तरह से देश को मजबूत नहीं करते हैं। ये प्रिविलेज्ड क्लास को, जो प्रभुसत्ताशाली क्लास है, वर्ग है, जिसके पास सोशल कैपिटल है, पॉलिटिकल कैपिटल है, रिलीजियस कैपिटल है, उसी के पास उसी को प्रिविलेज करते हैं। फर्दर विक्टिम को, एक्सक्लूडेड को, मार्जिनलाइज को फर्दर मार्जिनलाइज करते हैं। और जब भी कभी हम किसी गरीब या किसी मज़लूम के ऊपर जुल्म होता देखते हैं तो हमें याद आता है कि काश कोई हो जो इनके लिए बिना अपनी हदिया लिए, बिना अपना उजरत लिए इनकी मदद करे। और ऐसे चंद नाम जो भारत में हैं उनमें हम देखते हैं प्रशांत भूषण साहब का नाम हमारे जहन में आता है हमेशा, कि और कोई करे ना करे प्रशांत साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत साहब, आपको सुनने के लिए ही मैं आई हूँ। ये तो मुझे एक एडेड काम दिया गया है, लेकिन उससे पहले एडवोकेट शाहरुख आलम, इनको भी मैं बहुत सालों से लगातार कमिटेड देख रही हूँ। मैं पसमानदा का जो सवाल था, कास्ट का जो सवाल था, उससे पहले जो वुमेन लॉस का जो सवाल है, लगातार आप बोलती रही हैं। हेट क्राइम्स पर बोल रही हैं, इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। महमूना साहिबा को मैं गुजारिश करती हूँ, हम लोग एक भारत की तरफ से और अपने लोगों की तरफ से, पीपल्स फोरम की तरफ से एक फ़िलिस्तीन पर एक वक्तव्य है जो महमूना जी पेश करना चाहती हैं। कल रात भी मेरे एक टेलीविज़न शो पर मैं ये बात कर रही थी कि फ़िलिस्तीन के अगल बगल के जो राष्ट्र हैं वो भले ही खामोश हों, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे देश ने जो अधिकृत बयान जारी किया है वो फ़िलिस्तीन के साथ है। फ़िलिस्तीन की आज़ादी का, उनके खुद मुख्तारी का समर्थन किया है। मुझे नहीं लगता कि ये जो कल हमारे देश की तरफ से जो स्टैंड लिया गया है, इस दौर में अगर पंडित नेहरू भी होते तो इससे ज़्यादा कुछ कर पाते। लेकिन बधाई जिन लोगों ने ये तय किया, बधाई हमारी लीडरशिप को कि तमाम आजकल तो सब कुछ बाज़ार है, आजकल सब कुछ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इसके बावजूद वो बात कही गई जो कहनी चाहिए थी। लेकिन अब सुनते हैं महमूना साहिबा कुछ और भी उसमें जोड़ेंगी, प्लीज़। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।